हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है हमारी बेस्ड ऑन मैराथन ऑफ रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल सी एंड डी। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट मैराथन कर लिया है, जहां पर हम लोग ने मॉड्यूल्स ए एंड बी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। किसी का मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिए। उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी वीडियो आए हुए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में इन वीडियोस की आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए टू गेट एक्सेस टू ऑल द पीडीएफ। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अरेंज द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन मार्केटिंग रिटेल बैंकिंग इन करेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन ए मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग कंट्रोल। ऑप्शन बी मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग कंट्रोल। ऑप्शन सी मार्केटिंग एनालिसिस, प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन डी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एनालिसिस एंड कंट्रोल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पहले कई बार एग्जाम में आए हैं, जहां आपको करेक्ट ऑर्डर में स्टेजेस को अरेंज करना था। जैसे कि स्टेजेस इन, जैसे ये मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग, वैसे ही वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टेजेस जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्केटिंग एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जहां हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं, कॉम्पिटिटर्स देखते हैं क्या है, अपनी शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सब देखते हैं। उसके बेसिस पे फिर हम लोग प्लानिंग करते हैं, अपने क्या गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको सेट करते हैं। ओके, देन हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, कि हम लोग को क्या एक्टिविटी करनी है, कैसे करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद कंट्रोलिंग, जहां पर फाइनली हम लोग मॉनिटर करते हैं कि जो हमने गोल सेट किए थे वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो सारा इवेल्युएशन करते हैं। सो दीज आर द 4 स्टेजेस इन्वॉल्व इन मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग। ओके, ये एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के साथ ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा, जो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू tangibility टू द intangibility concept of banking services. Option A process, product, physical evidence, promotion. So you should know there are 7 P's in marketing mix, which includes product, price, place, promotion, people, process and physical evidence. तो उनमें से एक P है which is related to providing tangibility to the intangible concept of the banking services. It is known as physical evidence. जैसे वैसे बैंकिंग खुद से क्या है, सर्विस, एंड यू कैन नॉट टच द सर्विस, बट व्हेन यू ओपन द अकाउंट इन द बैंक, यू गेट द पासबुक, यू गेट द चेक बुक, ओके, यू गेट द अकाउंट स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एटीएम कार्ड्स, ये सब टेंजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। सो दिस एक्ट एज अ फिजिकल एविडेंस इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। ओके, next, which of the statement is correct regarding ATM guidelines? First, regarding transactions at bank's own ATM, bank must offer the saving bank account holders minimum of 3 free transactions in a month. Second, for failed ATM transactions, bank have been mandated to resolve the complaints by recrediting the customer accounts within maximum T plus 5 days from the date of complaint. Third, regarding transaction at other banks ATM, permissible free limits for ATM transactions are 3 free transactions in metro centers and 3 in non-metro centers. Fourth, if reversal of failed transaction has not been done within the specified time, compensation payable is 100 rupees per day of delay. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 4 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 4। तो सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। अगर ओन बैंक एटीएम है तो वहां पर मिनिमम 3 फ्री नहीं है, रूल है मिनिमम 5 फ्री ट्रांजेक्शन देने होते हैं बैंक्स को, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। साथ में फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन हो जाता है, कोई टेक्निकल इश्यू आ जाती है जिसकी वजह से कई बार होता है आपका पैसा जो होता है वो डिस्पेंस नहीं हो पाता कैश, बट अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो इस टाइप के केसेस में रिवर्स कर देना होता है विद इन मैक्सिमम T plus 5 days, ये करेक्ट है। साथ में अदर बैंक एटीएम का केस है, तो वहां मेट्रो सेंटर्स में तो 3 फ्री ट्रांजेक्शन अलाउड है, करेक्ट है, बट नॉन मेट्रो सेंटर्स में वहां भी 5 फ्री ट्रांजेक्शन अलाउड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया।
अगर रिवर्सल नहीं किया जाता है फेल ट्रांजेक्शन का विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो अभी हमने देखा कितना है T+5 days का, तो 100 रुपीज पर डे ऑफ द डिले प्रोवाइड करना होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, 1 और 3 इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 4, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग IMPS? First, in ABRS, which is Aadhaar based remittance service, a remitter can initiate IMPS transactions using the Aadhaar number, which act as a financial address linked to the remitter account number. Second, one MMID can be linked to various mobile numbers. Third, in case remitter is enabled on mobile banking but the beneficiary mobile number is not registered with the bank account, IMPS transfer is also possible using beneficiary account number and IFSC code. Fourth, IMPS offer instant 24/7 interbank electronic fund transfer capable to process person to person, person to account and person to merchant remittances via mobile, internet and ATMs. तो सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, गलती कहीं भी हो सकती है। कौन कौन से इनकरेक्ट है? पहला में क्या लिखा है, ABRS में जो आधार नंबर होता है इट इज लिंक टू रेमिटर अकाउंट नंबर, ये गलत है। अब बेनिफिशियरी के अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए, तभी तो आप उसके आधार नंबर के थ्रू आप पेमेंट कर पाओगे। सो फर्स्ट गलत है। 1 MMID कैन बी लिंक टू वेरियस मोबाइल नंबर, ये गलत है। एक MMID सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर से लिंक्ड होता है, इट इज ओनली लिंक टू वन यूनिक मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर से कई सारे MMIDs लिंक हो सकते हैं, ठीक है, बट एक MMID सिर्फ एक ही नंबर पे अटैच हो सकता है, तो ये भी गलत है। साथ में अगर बेनिफिशियरी का मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बेनिफिशियरी का अगर अकाउंट नंबर और IFSC कोड है तो उसके थ्रू भी पैसे रेमिटर भेज सकता है यूजिंग IMPS सर्विस, ये भी सही है। और ये IMPS 24/7 इलेक्ट्रॉनिक इंटरबैंक फंड ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड करता है, ये भी सही है, विच अलाउज P2P, P2A एंड P2M सर्विसेज। तो 3 and 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 and 2 इनकरेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करने थे, 1 और 2 इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ओके, तो हमें ये भी ध्यान देना है, अच्छे से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, गलती कहीं भी हो सकती है। और ये भी ध्यान देना है क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। नेक्स्ट है, RBI पेमेंट विजन 2025 outlines 5 key areas of focus to guide the developments of Indian payment system. Which of the following is not one of that? ऑप्शन ए इंटेग्रिटी, ऑप्शन बी इंक्लूजन, ऑप्शन सी इंटरेस्ट, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सो RBI पेमेंट विजन रिलीज हुआ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेमेंट सिस्टम, उसमें 5 की एरियाज थे फोकस के, जिनमें से ऑप्शन सी इंटरेस्ट वाज नॉट वन ऑफ द एरियाज। कौन कौन से थे इसमें? ये 5 थे, इंटेग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन। इंटेग्रिटी मतलब वेयर द फोकस इज ऑन इनहांसिंग द सिक्योरिटी एंड कस्टमर कॉन्फिडेंस, की पेमेंट सिस्टम और ज्यादा सिक्योर हो सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को। इंक्लूजन की एक्सेसिबिलिटी हो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज की एवरीवेयर, जियो टैगिंग हो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो सारी चीजें आप स्केल करना। इनोवेशन लाना, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड पेमेंट्स, ठीक है, कार्ड टू UPI लिंकेज। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन टू स्ट्रेंथ द, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ओके। और इंटरनेशनलाइजेशन की ग्लोबल रीच बढ़ सके इंडियन पेमेंट सिस्टम की। तो ये 5 की एरियाज थे, और जो इसका विजन था, थीम था, कोर थीम था ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। आप इवन जो RBI का ग्रेड B का एग्जाम होता है उसमें भी ये थीम पे क्वेश्चन आ चुका है। Okay, so e-payments for everyone, everywhere, every time. This was the core theme of the vision, and these were the 5 key areas of focus: integrity, inclusion, innovation, institutionalization, and internationalization. Okay. Next is, which statement is incorrect regarding co-lending model between banks and NBFCs? Option A, eligible counterparties include all the registered NBFCs. Option B, eligible asset classes includes all the loans qualifying for priority sector advances. Option C, minimum 25% by the way of direct exposure to be retained by NBFC.
Option D, NBFCs with a proven track record, geographical reach, robust credit and collection process, compatible system capability and competent manpower. सो को लैंडिंग मॉडल आरबीआई लेकर आई थी जिसमें बैंक्स और एनबीएफसीज मिलकर क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट रीच हो सके टू द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। तो इसमें जो भी सारे ही जो रजिस्टर्ड एनबीएफसीज है, दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस को लैंडिंग मॉडल। सारे ही लोन जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर एलिजिबल है टू बी क्लासिफाइड अंडर पीएसएल, तो वो सारे ही उस टाइप के लोन्स दे सकते हैं बैंक्स और एनबीएफसीज मिलके। लेकिन मिनिमम जो एक्सपोजर एनबीएफसी को लेना रहता है अंडर को लैंडिंग मॉडल इज 20%। तो यानी कि कम से कम एनबीएफसी और बैंक जब मिलके लोन दे रहे हैं, को लैंड कर रहे हैं, तो कम से कम 20% रिस्क एक्सपोजर बैलेंस शीट में एनबीएफसी को लेना होता है। मैक्सिमम बैंक 80% एक्सपोजर ही ले सकती है। और ऑफ कोर्स वैसे एनबीएफसी को बैंक चूज करते हैं जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, अच्छी ज्योग्राफिकल रीच हो, अच्छा क्रेडिट और कलेक्शन प्रोसेस हो। ठीक है, सो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी हो गया। Next is stages involved in CRM initiative are dash. Option A, capturing the customer's profile and dissecting the profiles into common information buckets. Option B, designing suitable products and services to cater to different information product buckets. Option C, offering products and services to the targeted and segmented customers from the information buckets with the right pricing. Option D, tracking the customer information on a dynamic basis to design the new products and services. ऑप्शन ई ऑल ऑफ दी अबव। सो सीआरएम स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब आप देखोगे हर बैंक में सीआरएम सॉफ्टवेयर रहता है जहाँ पे सारा कुछ ट्रैक होता है, कस्टमर न्यू सोर्स होता है, उसका जो भी लीड आता है वो सब उसमें डाला जाता है, कौन सा वो प्रोडक्ट ले रहा है, उसकी सारी फाइनेंशियल हिस्ट्री ट्रैक होती है, उसके हिसाब से न्यू प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर सकते हैं बैंक। ओके, सो ये सारे ही स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट द कस्टमर्स प्रोफाइल्स, कौन कौन से टाइप के कस्टमर्स है, उनका डेमोग्राफिक बेसिस पे उनको डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, कि ऑन द बेसिस ऑफ एज और जेंडर, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, उस हिसाब से फिर उनके हिसाब से सुटेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बैंक्स डिजाइन करती है, उनको ऑफर करती है, ये प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करने की कोशिश करती है, और फाइनली उनको ट्रैक करती है इंफॉर्मेशन को और न्यू डायनेमिक न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज बना सके। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। Next is, which of the statement is incorrect regarding RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021? Option A, a centralized receipt and processing center has been set up at RBI Chandigarh for receipt and initial processing of physical and email complaints in any language. Option B, responsibility of representing regulated entity and furnishing information in respect of complaints filed by customers against the entity would be of principal nodal officer in the rank of assistant general manager in PSB. Option C, regulated entity will not have a right to appeal in case where award is issued by ombudsman against it for not furnishing satisfactory and timely information or documents. Option D, executive director in charge of consumer education and protection department of RBI would be the appellate authority under the scheme. तो आपको पता होना चाहिए पहले 3 डिफरेंट ओम्बड्समैन था, बैंकिंग का अलग ओम्बड्समैन था, एनबीएफसीज का अलग ओम्बड्समैन था, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस का अलग ओम्बड्समैन था। फिर आरबीआई ने 2021 में इन तीनों ओम्बड्समैन को क्लब कर दिया और एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन आ गया। तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है इसमें, कि क्वेश्चन भी आता है कि कस्टमर्स को सबसे पहले बैंक अपनी ब्रांचेस में कंप्लेन करनी होती है एंड हैव टू वेट फॉर द 30 days बिफोर प्रोसीडिंग टू ओम्बड्समैन, और मैक्सिमम 1 year के अंदर उनको ओम्बड्समैन में कंप्लेन फॉरवर्ड करनी होती है। साथ में सीआरपीसी सेंट्रलाइज रिसीट प्रोसेसिंग सेंटर चंडीगढ़ में सेटअप हुआ है, तो जो इनिशियल लेवल पे जो प्रोसेसिंग होती है कंप्लेंट्स की वो सीआरपीसी में होती है। वो ये देखते हैं क्या कंप्लेंट्स वैलिड है कि नहीं और कंप्लेंट्स मेंटेनेबल है कि नहीं, क्या वो ओम्बड्समैन में डील करी जाएगी कि नहीं, उनके स्कोप में आती है कि नहीं। अगर वो वैलिड और मेंटेनेबल होती है तभी वो फॉरवर्ड होती है आगे ओम्बड्समैन ऑफिसेस में। तो इनिशियल जो भी रिसीट होती है कंप्लेंट्स जो मिलती है इनको थ्रू फिजिकल मोड्स, थ्रू कोरियर, थ्रू ईमेल्स, वो सबसे पहले सीआरपीसी में जाती है। तो ये सही है। बैंक्स की तरफ से जो रिप्रेजेंट करता है ओम्बड्समैन में वो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होता है इन द रैंक ऑफ नॉट एजीएम बट इन द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा। बाकी सारे ट्रू है कि अगर ओम्बड्समैन ने कोई अवार्ड पास किया तो उसके अगेंस्ट फर्दर बैंक्स अपील नहीं कर सकती अगर उसने टाइमली इंफॉर्मेशन अपना प्रोवाइड ही नहीं किया ओम्बड्समैन में। और ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली कई बार एग्जाम में आता है कि ओम्बड्समैन में अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है।
ओके अगर जो अवार्ड पास किया if you are unsatisfied then you can appeal to executive director in charge of consumer education protection department of RBI which act as appellate authority. इसका फिलहाल जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन बी है क्योंकि प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर इन द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर इज एलिजिबल टू represent bank in front of ombudsman. Next is which component of MKIS cover the information from external sources regarding happenings? Option A internal record system, option B market intelligence system, option C marketing research system, option D marketing management and science system. So MKIS stands for marketing information system and there are 4 subsystems under MKIS. जो एक्सटर्नल सोर्सेस उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है उसको कहते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, जो कि पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ट्रेड जर्नल्स में इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, टीवी पे इंफॉर्मेशन आ रही है, तो जो भी एक्सटर्नल सोर्सेस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है वो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम होता है. इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम सारा जो इंटरनल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कवर करता है, जैसे सेल्स, खुद की जो सेल्स रिपोर्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंपनी के इंटरनल कैश फ्लो क्या है, सेल्स क्या है, ओके तो वो इंटरनल रिकॉर्ड. मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो अभी कंपनी फेस कर रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए रिसर्च करता है. ओके उसको रिजॉल्व करने के लिए जो रिसर्च करता है वो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम होता है. वो उस टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. और जो मार्केटिंग मैनेजमेंट साइंस सिस्टम है वो कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जो तीनों को इंटीग्रेट करता है. ओके नेक्स्ट है अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वेल्थ मैनेजमेंट इन प्रोसेस इन राइट ऑर्डर. फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल गोल्स, सेकेंड असेसिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ क्लाइंट, थर्ड implementing the financial strategies in the plan, fourth designing a customized solutions to achieve the goals, fifth monitoring the results and reviewing the plans. तो इनको राइट ऑर्डर में लगाना है. ये ऑप्शन है 2 1 4 3 5 1 2 3 4 5 4 1 2 3 5 2 1 3 4 5. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, राइट स्टेप राइट ऑर्डर में लगाने वाले. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 1 4 3 5. सबसे पहले क्या करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट में, क्लाइंट की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसका करंट स्टेटस क्या है, क्या क्या उसके सोर्सेस ऑफ इनकम है, वो उसको असेस करता है वेल्थ मैनेजर. फिर ये आइडेंटिफाई करेगा उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, वो इस वेल्थ से क्या करने वाला है, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कर रहा है, उसका मेन क्या फाइनेंशियल गोल्स है. उसको देखते हुए वो उसके लिए कस्टमाइज सोल्यूशन डिजाइन करता है जिससे वो अपने इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके और फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करता है. और फिर वो उसको मॉनिटर करता है कि वेदर जो उसके गोल्स है उसके हिसाब से जो स्ट्रेटजी हमने डिजाइन करी थी वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है क्या. ओके तो उस हिसाब से उसको मॉनिटर करता है, रिव्यू करता है और एक्शंस लेता है. सो राइट इज 2 1 4 3 5. Next is dash obligate the investors to convert them into equity shares of the issuing company upon the maturity. Option A regular convertible bonds, option B mandatory convertible bond, option C reverse convertible bond, option D simple convertible bonds. So convertible bonds वो होते हैं which could be converted into equity shares at a specified date at a specified rate. अब different types के convertible bonds होते हैं जो कि ऑब्लिगेट करे, मतलब वो मैंडेटरी हो जाए कि इन्वेस्टर्स को करना ही करना पड़ेगा उन बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट एक स्पेसिफाइड डेट पे. उस टाइप के बॉन्ड्स को मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कहते हैं, जैसे कि नाम में ही है कि वो ऑब्लिगेशन हो जाती है इन्वेस्टर्स को करना ही करना है. देयर इज अ कंपल्शन ऑन द इन्वेस्टर्स कि उनको एक स्पेसिफाइड डेट पे मैच्योरिटी होने पे उसको इक्विटी शेयर्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे. अब इसके लिए उसमें उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपनसेट भी किया जाता है. रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स के पास राइट होती है तो वो चाहे तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर कन्वर्जन प्राइस काफी कम है इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे. सो दे हैव द राइट बट इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन देम. और रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में जो कंपनी जिसने बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं उसके पास राइट होती है टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर. सो देयर इज अ राइट विद द इशूइंग कंपनी.
बाकी सब में इन्वेस्टर्स के पास राइट थी या कंपल्सन था, बट रिवर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपनी जिसने इशू किया उसके पास राइट होता है टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर्स। ओके, नेक्स्ट है डैश इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स मैनेजमेंट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ऑप्शन ए कॉर्पोरेट बैंकिंग, ऑप्शन बी प्राइवेट बैंकिंग, ऑप्शन सी रिलेशनशिप बैंकिंग, ऑप्शन डी होलसेल बैंकिंग। सो जब फोकस होता है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड टू द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उस टर्म को हम लोग कहते हैं प्राइवेट बैंकिंग। ओके, जहाँ पे जो H&W इंडिविजुअल्स है उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह ये लोग एडवाइस करते हैं। ओके, जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको जो भी टैक्स मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, उनके डेडिकेटेड अपने रिलेशनशिप मैनेजर्स भी होते हैं जो उनको ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इस टर्म को प्राइवेट बैंकिंग कहते हैं। तो मैंने लगभग हर ही क्वेश्चन के साथ ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, जो आपको पीडीएफ में पढ़ने को मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप पीडीएफ सारी डाउनलोड कर सकते हो, और ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन ए कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी रिस्क, ऑप्शन सी रिटर्न, ऑप्शन डी सेफ्टी। So right answer is option A, concentration. So there are 4 elements of investment: risk, return, safety and liquidity. These are the main 4 elements of investment. Risk represents the variability in return, कि भाई रिटर्न जितना एक्सपेक्टेड है उससे कितना ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहा है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का मेन एम क्या होता है? मेन एम यही होता है कि रिटर्न्स को हम लोग मैक्सिमाइज कर सके और रिस्क को क्या है, कम कर सके। बट जितना ज्यादा रिस्कियर रहेगा उतना ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हाई रहती है फॉर द रिटर्न्स। रिटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ, 2 तरीके के रिटर्न होते हैं। एक तो आपका होता है कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में, जब आप असेट को सेल करो तो वो कितना ज्यादा हाई वैल्यू पे बिक रहा है इन कंपेरिजन टू योर परचेज प्राइस। और दूसरा रिटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। और सेफ्टी होता है कि भाई अगर हमने किसी को कोई लोन दिया है तो वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है, वो तो हमें मिल ही जाना चाहिए, वो प्रिंसिपल होता है। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है कि जो इन्वेस्टर है वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है जब चाहे उसको बेच सकता है। देयर शुड बी सफिशिएंट बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। तो जो भी मार्केट प्राइस है उस पर वो इजिली अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर सकता है विदाउट इनकरिंग मच ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो इसको लिक्विडिटी कहते हैं। और फिर अलग प्रिंसिपल्स होते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन वो लोग करके रखते हैं कि जिससे कि रिस्क क्या है, डाइवर्सिफाई हो। ओके, सो रिस्क, रिटर्न, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, दीज आर द 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the statement is incorrect regarding investment management? Option A, investment management refers to handling of financial assets and other investments by professionals for clients. Option B, clients of investment managers can be individual or institutional investors. Option C, investment management includes devising strategies and executing trades within financial portfolio. Option D, investment managers are usually compensated via management fees, usually a percentage of return generated by client. So कौन सा एक ऑप्शन इनकरेक्ट है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं वो जो भी पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं क्लाइंट का, तो कितना वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, कितना असेट्स वो होल्ड कर रहे हैं जिसको कि वो पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, बार एग्जिट कर रहे हैं, बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जितना भी वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, okay, the portfolio which is held by these investment managers for the clients, uska percentage they charge as a fees. Okay, it is not dependent on the return generated. कितना वो clients के लिए return generate कर पा रहे हैं उसके basis पे fees नहीं depend करता है। कितना assets under management है, कितना portfolio वो manage कर रहे हैं उस पे इनका returns depend करता है। बाकी सारे ही statement हमारे इसमें correct है। Okay, next, arrange the steps involved in investment management in correct order. Option A, deciding investment goals, construction of portfolio, analysis of securities, evaluating portfolio performance and revision of portfolio. Option B, deciding investment goals, analysis of securities, construction of portfolio, evaluating
portfolio performance, revision of portfolio. Option C, deciding goals, analysis of security, construction of portfolio, revision and evaluating. D है deciding goals, construction of portfolio, evaluating portfolio performance, analysis of security and revision of portfolio. तो वैसे मैंने बताया कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो इसलिए आपको सब पता होने चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, पहला होता है इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड करना, किस गोल के लिए वो कर रहे हैं। क्या इससे वो कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, क्या वो इससे रेगुलर इनकम चाहते हैं, ओके, तो वो गोल डिसाइड करना। फिर सिक्योरिटीज को एनालाइज करना, इसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, फ्यूचर ट्रेंड क्या रहेगा वो सब देखा जाता है, तो सिक्योरिटी का एनालिसिस किया जाता है दोनों तरीके से। फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिसमें डिफरेंट सिक्योरिटीज जिसमें कि इन्वेस्टमेंट करना है वो डिसाइड की जाती है, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाता है। फिर उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, ओके, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना रिटर्न जनरेट हो पा रहा है, उसको कंपेयर किया जाता है विद द एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न। और फाइनली रिवीजन किया जाता है विच डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट्स अचीव्ड इन द अप्रेजल। अप्रेजल के बेसिस पे अब हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, कि हमें नया पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, जो अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज है उनको एग्जिट करना और रिटर्न इंप्रूव करने के लिए और अच्छे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। सो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ओके। Next is, which of the following service is not provided by full service investment banks? Option A, sales and trading. Option B, mergers and acquisitions. Option C, cash management. Option D, asset management. सो जो फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो भी कैश मैनेजमेंट की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, उनको कैश से मतलब नहीं होता है, कोई कैश डिपॉजिट विड्रॉल या कैश मैनेजमेंट सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय देम। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज लाइक सेल्स एंड ट्रेडिंग, जैसे बायर्स एंड सेलर्स को मैच करना, सेकेंडरी मार्केट सेल्स वगैरह है उसके लिए, ओके, ट्रेडिंग वगैरह में। मर्जर्स एंड एक्विजिशन रिलेटेड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन एसेट मैनेजमेंट का ऑफकोर्स काम करते हैं, इक्विटी रिसर्च रिलेटेड काम करते हैं और अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मेन ये सारे फंक्शंस रहते हैं फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक्स के, ओके। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन पीएमएस एंड म्यूचुअल फंड? Option A, PMS charge of fixed fees as well as annual expenses for the maintenance, and mutual funds demand a share in a profit over a particular rate of return in addition to annual maintenance fees. Option B, under PMS, investor retain direct ownership of the shares of company. However, mutual fund offer the unit in the form of investment. Option C, mutual fund entertain any amount of capital. However, PMS demand a capital investment must be over the limit of 50 lakhs. Option D, PMS offer high degree of customization tailored specifically to the goals of investors, and mutual funds offer customization to the extent of classification and diversity of funds. So, कौन सा statement incorrect है regarding their differences? Option A is the right answer. तो PMS में नहीं, ये क्या है, ये म्यूचुअल फंड में जो भी उनका एग्जिट एंट्री फीस एक प्री स्पेसिफाइड रहता है वो चार्ज किया जाता है, एनुअल मेंटेनेंस फीस। और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में क्या होता है, एक हर्डल रेट डिटरमाइन होता है, इसके ऊपर अगर ज्यादा एक्सेस रिटर्न अर्न कर रही है देन दे कैन पार्टिसिपेट इवन इन द प्रॉफिट्स, सो दे आल्सो पार्टिसिपेट बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द लॉसेस। ठीक है, अगर कस्टमर को लॉस हुआ है तो उसके लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, बट अगर एक ओवर द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा जनरेट हो गया सो दे पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट। सो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। बाकी सब सही है। अब इसमें आप शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो यू गेट द डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स में यू डू नॉट इन्वेस्ट इन द शेयर्स बट देयर आर यूनिट्स एलोकेटेड टू यू बेस्ड ऑन द एनएवी, सो दे ऑफर द यूनिट्स, ये सही है। म्यूचुअल फंड्स में आप कितने भी अमाउंट का इन्वेस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स एंड फंड्स, बट पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 50 लाख अब ही रहता है। और पीएमएस में काफी कस्टमाइजेशन आपको अलाउड रहता है, आप किस तरीके से मैनेज करते हो, बट म्यूचुअल फंड्स में कुछ ही डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ फंड्स एंड स्कीम दैट आर अवेलेबल, ओके। सो बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच पीएमएस स्ट्रेटजी एम्स टू मिमिक द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स बाय इन्वेस्टिंग इन द सेम सिक्योरिटीज विद द सिमिलर वेट्स? ऑप्शन ए एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑप्शन बी पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑप्शन सी डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑप्शन डी नॉन डिस्क्रिशनरी।
सो करेक्ट आंसर है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जहां पे इंडेक्स वेटिंग भी कहते हैं, जहां पे जो इंडेक्स है जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो उसके रिटर्न्स के अकॉर्डिंग ही हमारा भी पोर्टफोलियो का रिटर्न मैच करता है। एक्टिव में क्या होता है, बहुत ही एक्टिवली ट्रेड करते हो, तो इसमें ऑफ कोर्स एक्टिवली बाइंग एंड सेलिंग होती है, सो देयर इज एन एम टू क्रिएट मोर रिटर्न्स इन कंपैरिजन टू द इंडेक्स रिटर्न्स। डिस्क्रिशनरी में जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं उसको कंप्लीट कंट्रोल दे दिया जाता है कि वो पोर्टफोलियो को जैसे हो वैसे मैनेज करे, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी लगाए, अपने डिसीजंस खुद से ले। नॉन डिस्क्रिशनरी में वो एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स को, बाकी जो क्लाइंट होता है उसकी खुद ही वो चूज करता है कि हमें उसकी रिकमेंडेशन लेनी है नहीं लेनी है, किस टाइम पे क्या इन्वेस्ट करना है, सो दैट इज नॉन डिस्क्रिशनरी। ओके, next is which of the statement is incorrect regarding SEBI guidelines with respect to portfolio management services? Option A, no upfront fees will be charged. Operational fees excluding brokerage cannot exceed 0.5% per annum of the client's asset under management. Option B, maximum exit load of 3% can be charged in first year, 2% in second year, 1% in third year. No exit load after 3 years. Option C, CA has to certify minimum specified net worth of portfolio manager of 1 crore. Option D, monthly report is mandatory with performance reported net of expenses and after tax. So सेबी की जो भी गाइडलाइंस है रिलेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वो सारी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इनमें से किसी पे भी फ्रेम हो सकता है। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें जो नेटवर्थ है ये हैज टू सर्टिफाइड इट शुड बी ऑफ ₹5 करोड़ एंड अबव। तो ये सेबी की गाइडलाइंस है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस लेने के लिए क्लाइंट का खुद का जो होना चाहिए एसेट नेटवर्क, खुद का जो कॉर्पस होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ 50 लाख एंड अबव, और जो पोर्टफोलियो मैनेजर से उनकी नेटवर्थ 5 करोड़ की होनी चाहिए। बाकी ये सारे स्टेटमेंट्स भी आपको याद रखने हैं कि इसमें कोई भी अपफ्रंट फीस नहीं चार्ज की जाएगी, और जो ऑपरेशनल फीस होगी एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज कैन नॉट एक्सीड 0.5% ऑफ द असेट्स अंडर मैनेजमेंट। मैक्सिमम एग्जिट लोड आपका 3% रह सकता है फर्स्ट ईयर में, 2% सेकेंड ईयर में, 1% थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। साथ में एक मंथली रिपोर्ट प्रेजेंट करनी रहती है जहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो का आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो वो सब भी रिपोर्ट करना होता है। ओके, तो ये सारी सेबी की गाइडलाइंस है विच यू हैव टू रिमेंबर। Next is which of the following exemptions and deductions are allowed under new tax rate regime? Option A, leave travel allowance. Option B, house rent allowance. Option C, children education allowance. Option D, conveyance allowance for expenditure incurred for traveling to work. तो अब न्यू टैक्स रेजिम में क्या होता है, टैक्स रेट्स कम हो जाते हैं, टैक्स स्लैब्स ज्यादा हो जाता है, बेस ज्यादा हो जाता है, तो उसमें कई सारे डिडक्शन अब अलाउड नहीं है जो ओल्ड टैक्स रेजिम में भी अलाउड थे, बट कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शन इसमें भी अलाउड है। तो इनमें से कौन सा है जो अलाउड है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अगर आप वर्क ट्रैवल कर रहे हो उससे रिलेटेड कन्वेंस पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है दैट कैन बी क्लेम्ड। इसके अलावा अब जैसे पहले एलटीए था, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, या फिर प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24, हेल्पर अलाउंस, ये सब आप क्लेम नहीं कर सकते हो। देयर इज अ लिस्ट, ये सारे डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस है विच आर स्टिल अलाउड टू बी क्लेम्ड अंडर इवन द न्यू टैक्स रेट रेजिम। तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। Transport allowance for the specially abled people, conveyance allowance for the expenses incurred in traveling to work, investment in notified pension scheme, deduction for the employment of new employees अगर नया employees लाया गया under this section, depreciation under section 32 of ITF, and allowance for the traveling for the employment or on the transfer. So only these exemptions and deductions are allowed. इसके अलावा कई सारे डिडक्शन जो ओल्ड टैक्स रेट रेजिम में अलाउड थे बट न्यू टैक्स रेट में नहीं अलाउड है। Next time, Mr. A made an improvement in the asset costing 1,50,000 in financial year 2014-15. He sold the asset rupees 2,25,000 in the financial year 22-23. What is the capital gain? Given CII for the financial year 2014-15 is 240 and CII for the financial year 22-23 given is 331. मतलब कि cost inflation index. सो इस तरीके से दिया रहता है। अब जैसे खरीदने और बेचने में काफी टाइम हो गया तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो, कॉस्ट ऑफ परचेज हो, उसमें हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। सो वी फाइंड द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नाउ। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट
into cost inflation index of the year of the sale of the property divided by the cost inflation index of the year of improvement of the property. तो ये होता है आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्चुअल में उसका था 1,50,000 का, बट इन्फ्लेशन की वजह से अब क्या है, एक्चुअल में आज के डेट के हिसाब से प्राइस इसका इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो ईयर ऑफ द सेल 22-23 है तो उसमें 331 डिवाइडेड बाय 240. सो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारा आ गया ₹2,06,875. अब कैपिटल गेन निकालना है. सो बाकी इसमें परचेज प्राइस दिया नहीं है, वो दिया होता वो भी माइनस करते, तो सिर्फ हम लोग सेल्स प्राइस माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कर देंगे विच इज इक्वल टू सेल्स क्या 2,25,000 में माइनस 2,06,875. सो करेक्ट आंसर आ गया 18,125. तो 18,125. दूसरा में देखना था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. तो अब इसका सिंपल सा रूल है, अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच आर इन द फॉर्म ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, तो उसमें होल्डिंग पीरियड है 12 मंथ्स का. अगर 12 महीने से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा और उसके हिसाब से टैक्स लगेगा. 12 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. और फाइनेंशियल एसेट को छोड़ के कोई दूसरे टाइप का एसेट है फिजिकल एसेट, यानी कि गोल्ड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, लैंड बिल्डिंग है, हाउस है, कार है, कुछ भी है, उसमें होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स है. 36 मंथ्स वाला क्राइटेरिया अब खत्म हो गया है, तो सिर्फ 12 मंथ्स और 24 मंथ्स अलाउड है. वैसे तो इंडेक्सिंग का भी बेनिफिट मिलना अब खत्म हो गया है. ठीक है. सो अगर 12 मंथ्स से पहले अगर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर वो इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, और अगर कोई फिजिकल एसेट है तो 24 मंथ से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म. तो इसमें एक तरीके से हम लोग मान के चलें 14-15 में इंप्रूवमेंट हुआ तो इसके पहले ही खरीदा गया था और 22-23 में बेचा गया है तो 2 साल से तो ज्यादा ही हो गए, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस पर लगेगा. ओके. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ये एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैंने इधर दे रखा है पूरा, जो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके. Next question. Which of the statements are correct regarding open-ended funds and close-ended funds? First, open-ended funds does not have a maturity date. Second, units of open-ended funds are bought and sold directly with the fund company, not on a stock exchange. Third, units of close-ended funds are traded on stock exchange after the initial offering period. Fourth, investors buy and sell the units of close-ended funds among themselves at NAV. कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ओपन एंडेड फंड्स का कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता, ये सही है, उनको कभी भी परचेज कर सकते हैं, कभी भी रिडीम कर सकते हैं. साथ में वो लिस्ट नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज में, तो खुद ही फंड कंपनी के थ्रू ही बाय सेल किया जाता है, ये भी सही है. क्लोज एंडेड फंड्स को जो यूनिट्स होते हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है, लिस्ट करना जरूरी है जिससे लिक्विडिटी रहे और इन्वेस्टर अपने आप में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये भी करेक्ट है. उनको जरूरी नहीं है कि जो उसका एनएवी चल रहा है उस पर ट्रेडिंग होगा, उनके ऊपर है, वो डिस्काउंट प्राइस पे भी ट्रेड होता है, प्रीमियम पे भी एनएवी पे ट्रेड होता है. दे आर नॉट ट्रेडेड एट द प्राइस बेस्ड ऑन द एनएवी, इट कुड बी ट्रेडेड एट द डिस्काउंटेड प्राइस एट द प्रीमियम प्राइस. तो ये इनकरेक्ट है. तो करेक्ट कौन सा हो गया? 1, 2 एंड 3 हो गया. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके. क्लोज एंडेड फंड्स एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है जिसमें इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर वो एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जब वो रिडीम होता है. बट ओपन एंडेड फंड्स में कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, आप कभी भी परचेज करते हो, कभी भी एग्जिट करते हो, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते. तो ये सब डिफरेंसेस है बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स. नेक्स्ट है एलिजिबल होम लोन अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड एज डैश. ऑप्शन है लोअर ऑफ 1 एंड 2, जहां पे 1 क्या है 60 टाइम्स ऑफ नेट मंथली इनकम एंड 2 इज लोअर ऑफ लोन अमाउंट अप्लाइड एंड द कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस मार्जिन. B है higher of 1 and 2 where 1 is 60 times of net monthly income and 2 is lower of loan amount applied and the cost of purchase minus margin. C lower of 1 and 2 where 1 is 60 times of net monthly income and 2 is higher of loan amount applied and the cost of purchase minus margin.
Option D, higher of 1 and 2, where 1 is 60 times of net monthly income and 2 is higher of loan amount applied and the cost of purchase minus margin. So लोन होम लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। हो सकता है इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ जाए, जहां पे इंडिविजुअल की हो सकता है आपको नेट मंथली इनकम दी है तो और उसमें दिया होगा कि आप इतना टाइम्स ले लीजिए, 60 टाइम्स ले लीजिए या 48 टाइम्स ले लीजिए। सो देयर यू विल कैलकुलेट वॉट एवर टाइम्स गिवन, हेयर वी हैव टेकन 60 टाइम्स, क्योंकि ज्यादातर ग्रॉस मंथली इनकम का 36 टाइम्स और एनएमआई का 60 टाइम्स कंसिडर किया जाता है। सो 60 टाइम्स ऑफ द नेट मंथली इनकम पहला ये क्राइटेरिया रहेगा। और दूसरे में क्या चेक करते हैं कि उसने एक्चुअल में कितना लोन के लिए एप्लीकेशन दिया है और एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ हाउस है जिसको परचेज कर रहा है माइनस द मार्जिन, तो उन दोनों में जो लोअर अमाउंट होता है फिर इनको कंपेयर करते, इन दोनों में जो लोअर होता है उतना होम लोन उसका एलिजिबिलिटी बनता है। बाकी ईएमआई एनएमआई रेशियो भी हो सकता है उसके बेसिस पे, तो वो भी कंसिडर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ ए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ऑप्शन ए, देयर मस्ट बी अ डेट एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। ऑप्शन बी, देयर मस्ट बी डिपॉजिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी, द डिपॉजिट मस्ट बी मेड विद द इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी फॉर द डेट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है कुछ टाउन्स, उन्हीं पे ही इक्विटेबल मॉर्गेज वहां पर हो सकता है, तो उन्हीं टाउन्स में अगर टाइटल डीड्स को डिपॉजिट किया है तो ही इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट होगा। इसके लिए जरूरी है पहले तो कोई डेट होना चाहिए प्रेजेंट या फ्यूचर, फिर आप डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपके टाइटल टू द प्रॉपर्टी उसको डिपॉजिट करना होता है विद द बैंक एंड इट इज डिपॉजिटेड, जिससे कि बैंक उस पर एक सिक्योरिटी चार्ज मार्क कर सके, क्रिएट कर सके, ठीक है, और सिक्योरिटी कर सके। और डिपॉजिट क्या है, जो नोटिफाइड टाउन्स है उन्हीं में ही अलाउड है, तो वहीं पर ही डिपॉजिट होना चाहिए। लेटर ऑफ इंटेंट शुड ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, कि किस लिए डिपॉजिट किया है तो उसमें लिखा होना चाहिए कि जिससे बैंक इस पे इतना सिक्योरिटी पे क्या चार्ज क्रिएट कर सके, तो वो सब होना चाहिए। इसका एंट्री डॉक्यूमेंट रजिस्टर में करनी होती चाहिए। इक्विटेबल मॉर्गेज को हमेशा ही प्रायोरिटी मिलती है ओवर द रजिस्टर्ड मॉर्गेज। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स इधर भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट है विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EE। First, a value of property for which loan has been taken should be less than 50 lakhs. Second, home loan amount should not exceed 35 lakhs. Third, deduction is only applicable on home loan paid for the first home property. Fourth, deduction can be availed on home loan sanction only between 1st April to 31st March in the financial year. Option A 1 and 2 only. Option B 1 and 3 only. Option C 1, 2 and 3. Option D 1, 2, 3, 4. तो सेक्शन 80 EE के अंदर जो आप होम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो उसके लिए आपको डिडक्शन अलाउड होता है, बट कुछ उससे रिलेटेड कंडीशंस है। तो पहला सही है कि जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है दैट शुड बी लेस देन 50 lakhs, तभी आपको इसके अंदर डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। जो लोन का अमाउंट है वो 35 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। एंड दिस डिडक्शन इज ओनली अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स, तो जब वो क्लेम कर रहे हैं उनके नाम पे कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए ही होता है। साथ में जिस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने ये इंटरेस्ट पे किया है उसी के ही असेसमेंट ईयर में उसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बाकी आगे फ्यूचर ईयर्स में नहीं कर सकते। तो ये भी करेक्ट है, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों ही हो सकती है, और मैक्सिमम डिडक्शन इसके अंदर में अलाउड है दैट इज अप टू ₹50,000। तो सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है छोटा केस है। हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली रेज अ लोन इन अप्रैल 2022 फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन जुलाई 23। दे हैव बीन पेइंग द होम लोन इंस्टॉलमेंट्स ऑन 50-50 basis from their respective incomes. During financial year 24-25, they paid an interest of rupees 5 lakhs. Under section 24, the maximum interest which each of them can claim as a deduction is dash. ऑप्शन ए 2,50,000, ऑप्शन बी 2 lakhs, ऑप्शन सी 5 lakhs, ऑप्शन डी 1 lakh।
तो एक तो अभी हमने जस्ट सेक्शन पढ़ा 80 ही, जिसके अंदर आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन क्लेम कर सकते हो 50,000 का, विच इज ओवर एंड अबव दैट यू कैन क्लेम अंडर सेक्शन 24। बट उसमें कुछ लिमिटेशंस थी कि फर्स्ट टाइम होम बायर, हाउस का वैल्यू उतना एक्सीड नहीं होना चाहिए, लोन अमाउंट एक्सीड होना चाहिए। ओके, तो सेक्शन 24 के अंदर में यू कैन क्लेम अप टू ₹2 lakhs फॉर द इंटरेस्ट पेड, एंड ईच जो भी बोरोअर है वो दोनों ही 2-2 lakhs ईच क्लेम कर सकते हैं। तो 5 लाख अगर पे किया है तो दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ 2 lakhs ईच क्लेम कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। टोटल 4 lakhs क्लेम कर सकते हैं, मतलब 2 lakhs हस्बैंड क्लेम कर सकता है, 2 lakhs वाइफ। भले ही उन्होंने ज्यादा भरा है 5 लाख, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2.5-2.5 लाख क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ईच पूछा है, मैक्सिमम इंटरेस्ट विच ईच ऑफ देम क्लेम इज 2 lakhs ईच। So total they can claim up to 4 lakhs. 2 lakhs could be claimed by husband and 2 lakhs could be claimed by wife if they have paid the interest of 5 lakhs in together. Okay. Next है, Miss Anita deposits ₹10,000 every year at the beginning of each year in a savings account that earns 8% annual interest for 5 years. Find the future value of her investment. सो अगर ये अनीता डिपॉजिट कर रही है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ एन्युटी ड्यू, क्योंकि here the payments are done at the beginning of year. So future value of annuity due is equal to periodic payments या annuity जो पे की जा रही है into 1 plus r to the power n minus 1 डिवाइडेड बाय r, और into एक 1 plus r हो जाएगा। अगर यही पेमेंट्स वो कर रही होती है एट द एंड ऑफ ईयर, तो हम लोग इंटू 1 plus r नहीं लेते एक एडिशनल पीरियड। सो एन्युटी हर साल कितना डिपॉजिट कर रही है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हर साल कर रही है तो हर साल का ही लेंगे 0.08। 5 सालों के लिए करिए टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1 प्लस 0.08। सो ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए 1 प्लस 0.08 टू द पावर की वैल्यू, ये आ गई 1.4693। अब आपको जस्ट फिगर्स पुट करनी है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 63,366। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आया, या ऑर्डिनरी एन्युटी आया, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू, ईएमआई के ऊपर आ चुका है, जो हमने पीवाईक्यू लिया था सेशन उसमें आपको दिखाया था। ओके, ईएमआई कैलकुलेशन पे भी 2 बार क्वेश्चन आया है, वो भी पता होना चाहिए। P इंटू आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ईएमआई कैलकुलेशन का। वहां हम लोग मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, नंबर ऑफ ईएमआई एन में लेंगे, कितनी ईएमआई भर रही है, तो मंथली होता है, तो अगर 2 साल है तो 24 ले लेंगे 24, 1 साल है तो 12 हो जाएगा एन। ओके, next question. The town planning department adopts the dash method for estimating the value of land with building because property generally sold as a single piece, that is land with building. Option A rent capitalization method, option B comparative method, option C valuation based on cost, option D valuation based on method profits. So कौन सा मेथड मेनली टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट यूज करती है टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ लैंड विद बिल्डिंग? करेक्ट आंसर है कंपेरेटिव मेथड, जहाँ पे वो कॉम्पोजिट रेट निकालती है बिकॉज द प्रॉपर्टी सोल्ड एज अ सिंगल पीस, लैंड के साथ बिल्डिंग सोल्ड की जा रही है, तो वहां पर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि जो भी नियर बाय सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनका क्या रेट चल रहा है मार्केट में। ओके, तो उनका जो भी सेल्स रेट है, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज अभी रिसेंटली बिकी है, ओके रिसेंट पास्ट में, उसके हिसाब से वो वैल्यू करती है। ओके, सो दिस मेथड इज नोन एज कंपेरेटिव मेथड। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, जहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे बेस्ड ऑन मॉड्यूल सी डी एंड द एडिशनल मटेरियल ऑन होम लोन। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो सेशन, जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए, वहां आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। साथ में रिटेल बैंकिंग का प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो वो भी एग्जाम से पहले जरूर से देख लीजिएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।